हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी विद्युत क्षेत्र का 6th वीडियो लेकर। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देखिए, और अगर आपने देख लिए हैं तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, और फिर हमने आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संकल्पना थी वो माइकल फेराडे द्वारा दी गई थी, और उन्होंने पहले इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहा था। लेकिन बाद में इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना ज़्यादा सही लगा। तो ज़्यादातर बुक्स में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कुछ किताबों में विद्युत बल रेखाएं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगा। तो एक ही बात है। तो क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? इनको समझने के लिए मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो दोस्तों, हमने लिखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। मैं मान लेता हूं कि विद्युत क्षेत्र में मेरा ऐसा कोई काल्पनिक वक्र है, और मैंने कह दिया कि ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास है एक ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट, एक मान लो मेरे पास है सी पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब अगर मैं ए पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा यानी कि ई ए जो होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचूं तो वो कुछ ऐसी आएगी। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि बी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ ऐसी होगी। अगर मैं सी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, छूते हुए जाने वाली रेखा, ठीक है, एसी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, पहला जो गुणधर्म आता है, तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, और यदि आवेश एकल हो तो ये या तो अनंत से प्रारंभ होते हुए प्रतीत होती है या फिर अनंत पर समाप्त होते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। देखो, जब हमारा धनावेश होता है तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होती है।
ठीक है, इस तरीके से धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से, पहली बात हमने बोल दी, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब इन्होंने कहा कि यदि आवेश एकल हो तो ये अनंत से, एकल होगा तो क्या होगा, देखो अगर धनावेश एकल होगा, सिर्फ एकल विलगित है, विलगित होने का मतलब कि इसके आसपास कोई और आवेश नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो क्या होगी, त्रिज्यता बाहर की ओर। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से क्या होगी, और नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगी, ये इन्फिनिटी से आ रही है और यहाँ समाप्त हो रही है माइनस के ऊपर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, लेकिन अगर आवेश एकल हो, मतलब एकल होगा तो या तो इन्फिनिटी से प्रारंभ होते हुए प्रतीत होगी या इन्फिनिटी पर खत्म होते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, और हमने यहां पर यह लिखा कि विलगित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर है और विलगित ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, अंदर की ओर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको उतार लीजिए। अच्छा, अगर मान लो अब मैंने यहां पर धनावेश और ऋणावेश रखा था, है ना, धनावेश अलग था, ऋणावेश अलग था। अगर मैं पास पास में दो धनावेश रख दूं तो क्या होगा, ऋणावेश रखा तो ऐसा हुआ, लेकिन दोनों धनावेश होंगे तो क्या होगा, वो किस तरीके से बनेगा, तो यहां पर बना देते हैं हम। देखो धनावेश और धनावेश क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो ये बल रेखाएं या फिर क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बनेगी। बीच में यहाँ पर हमको नोड मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा बीच के अंदर। तो इस तरीके से होगा। अगर माइनस होगा तो सिर्फ यहाँ पर ये जो एरो की साइन है एरो का, वो अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर दोनों माइनस होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेम बनेगा, लेकिन वो अंदर आते हुए दिखेगी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी ये आती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। ये कभी भी क्लोज लूप यानी बंद लूप में नहीं होती। देखो कंटिन्यूअस कर्व या सतत वक्र का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बल रेखा खींचूं तो बल रेखा मुझे कभी भी किसी भी जगह पर ऐसी नहीं मिलेगी कि यहां से बीच में खत्म हो गई और फिर वापस आ गई। ये हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व होगा, सतत वक्र होगी, मतलब कभी टूटेगी नहीं। दूसरी बात, ये कभी बंद लूप में नहीं होती, मतलब अगर धनावेश से चल रही है तो या तो इन्फिनिटी तक जाएगी या माइनस तक जाएगी, वापस ये कभी लौट कर धनावेश में नहीं आएगी। ऋणावेश में भी क्या हो रहा है, आ रही है तो कभी जाएगी नहीं, तो बंद लूप कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है, देखो क्या लिखा हमने, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, अभी हमने कहा था, एक बात कही थी कि कोई भी जो विद्युत बल रेखा क्या होती है, जिसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे ए पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये ई ए हो जाएगी, मतलब ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर की तरफ। अगर मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास एक बल रेखा ऐसी है और दूसरी बल रेखा ऐसी है, अब हमने बोल दिया अगर इस तरीके से काट रही है, एक दूसरे को काट रही है दो बल रेखाएं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे इस बल रेखा के ऊपर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो वो इसको मान लो ए पॉइंट है तो ई ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। लेकिन अगर मैं इस पे
बताऊंगा तो यहाँ पर ई ए की डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ पर ई ए की दो डायरेक्शन हो रही है, मतलब ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही है, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता कभी। एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी क्रॉस नहीं करती, कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी, तो दोस्तों हमने यहां लिखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करती है। यदि बल रेखाएं पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। देखो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ डायग्राम। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ है। अगर मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैं एक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और मैं यहां पर एक एरिया रख देता हूं ए पॉइंट, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। तो आप आराम से देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए, बी और सी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या जो होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या तीव्रता कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। तो मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी, मतलब ई सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबसे कम होगा। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास बड़ा Q होगा तो बल रेखाएं ज्यादा निकलेगी, ठीक है, और अगर छोटा Q होगा मतलब कम परिमाण का आवेश होगा तो उससे बल रेखाएं कम निकलेगी। मतलब जितने ज़्यादा बल रेखाएं होगी आवेश का परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो आती है प्रॉपर्टी हमने लिखी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। चूंकि चालक एक समविभव पृष्ठ होता है अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। मतलब हम आगे जाके जब विभव वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समविभव पृष्ठ की बात करेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, और इस प्रॉपर्टी की वहां पर वापस से बात करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ ये समझ लो कि जो समविभव पृष्ठ होता है उससे बल रेखाएं हमेशा क्या निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। और जो हमारा कंडक्टर होता है, जो भी धातुएं होती है, जो चालक वस्तुएं होती है, वो भी क्या होती है, एक समविभव पृष्ठ होते हैं। तो उनके वजह से हमेशा बल रेखाएं क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो समविभव पृष्ठ होता है या फिर जो हमारे चालक होते हैं उनसे बल रेखाएं हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, लंबवत निकलेगी या फिर लंबवत एंटर करेगी। तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव क्या होता है जब दो समान परिमाण या परिमाण में समान आवेशों को जब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत कम डिस्टेंस पर अगर
व्यवस्थित कर दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था जो होगी उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो 2a डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब एंगस्ट्रम्स में होती है, 10⁻⁻10 मीटर में होती है। तो मैं देखो, जब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब परिमाण उनका सेम होना चाहिए लेकिन उनका जो प्रकृति होनी चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, कि आवेशों को अत्यल्प दूरी यानी कि बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए, तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो जब भी आपके दिमाग में विद्युत द्विध्रुव आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो परिमाण, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को हमने बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर रख दिया है, तो वो एक क्या हो जाएगा, द्विध्रुव हो जाएगा। द्विध्रुव में हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस क्यू पहले लिखेंगे, प्लस क्यू बाद में लिखेंगे, ध्यान रखना। जब भी हम कहीं द्विध्रुव बनाएंगे तो माइनस क्यू को पहले लिखेंगे, प्लस क्यू को बाद में लिखेंगे। इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं। तो द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है, दोनों आवेशों के जो मध्य की जो दूरी हो या मध्य का बिंदु होता है, उसको हम कहते हैं द्विध्रुव का केंद्र। क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, और द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष या फिर अक्षीय रेखा। ठीक है, और द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले तथा अक्षीय रेखा या अक्ष के लंबवत जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं निरक्ष। ठीक है दोस्तों, तो द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम बहुत कम डिस्टेंस, मतलब बहुत अत्यल्प दूरी पर अरेंज कर दें तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम कहते हैं द्विध्रुव का केंद्र, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उस रेखा को हम कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष या द्विध्रुव की अक्षीय रेखा, और अक्ष के लंबवत लेकिन केंद्र से गुजरने वाला जो रेखा होगी उसको हम कहते हैं निरक्ष या निरक्षीय रेखा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई विद्युत द्विध्रुव की। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो हमने बात करी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता को व्यक्त करता है कि विद्युत द्विध्रुव की इंटेंसिटी कितनी है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होगी। मतलब इसको हम करते हैं हमेशा p वेक्टर से व्यक्त। देखो p वेक्टर से व्यक्त करेंगे तो इसकी ये जो होगा p वेक्टर होगा कितना, सदिश राशि है p वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है, परिभाषा में बता रखी है अपन ने कि किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी आवेश ले लो, -q + q। ठीक है ना, परिमाण लेना है सिर्फ, q इंटू डिस्टेंस कितनी बीच की, 2a। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये हो जाएगा 2aq, और क्योंकि सदिश है इसलिए 2a के ऊपर अपने को लगाना है तीर का निशान। यहां से अगर मैं p वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो -q से +q की तरफ होगी हमेशा। तो हम बोलेंगे कि जब भी अपन द्विध्रुव बनाएंगे तो -q को पहले लिखेंगे, +q को बाद में लिखेंगे, और -q से +q की तरफ डायरेक्शन बताएंगे, और वो हमारे p वेक्टर यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी, दिशा होगी -q से +q की तरफ। तो हमने क्या कहा, किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि q और बीच की दूरी का गुणनफल यानी कि 2a जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन 2a की डायरेक्शन में, देखो 2a की डायरेक्शन -q से +q की तरफ। ठीक है, इसका मात्रक हम लिखना चाहें तो इसका मात्रक जो हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। विमा लिख लेंगे, विमा क्या हो जाएगी, दूरी की विमा होती है L1 और आवेश की विमा होती है A1 T1।
तो ये हो जाएगी L1 A1 T1। तो ये हमारा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। जय हिंद।